हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो संख्या और संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है वो है अंक, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो अंक या फिर डिजिट का परिभाषा क्या है या फिर उसे डेफिनेशन क्या है? तो 0 से लेकर 9 तक के मैथमेटिकल या फिर 0 से लेकर 9 तक के गणितीय संकेत को अंक कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल का द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंक नहीं है? और आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इस तरह। पहला ऑप्शन है a = 5, दूसरा ऑप्शन है b = 7, तीसरा ऑप्शन है c = 3 और चौथा ऑप्शन है d = 11। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं कि कौन अंक है और कौन अंक नहीं है। पहला ऑप्शन है a = 5। तो अंक में चेक करेंगे, अंक में 5 है क्या? हाँ, यहाँ पे 5 है, मतलब 5 अंक है। दूसरा ऑप्शन है b = 7। तो क्या 7 अंक है? 7 भी अंक है। c, तीसरा ऑप्शन है दिया हुआ है 3 अंक है क्या? तो हाँ, यहाँ पे 3 भी अंक है। अब चौथा और सबसे आखिरी ऑप्शन है 11 अंक है क्या? तो चेक कर लेते एक बार। 0 से लेकर 9 तक नहीं, हालांकि अंक 0 से लेकर 9 तक ही होता है, इसलिए 11 अंक नहीं है। अब इसके आगे जो दूसरा टॉपिक है वो है संख्या, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो वो सारे मैथमेटिकल सिंबल या फिर वो सारे गणितीय संकेत जिसके द्वारा हम तारीख, समय, दूरी, वस्तु की मात्रा या फिर स्थिति को दर्शाते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे 2 kg चीनी, इसमें चीनी की मात्रा को कौन दर्शा रहा है? ये 2, तो ये एक संख्या है। उसी तरह 5 किलोमीटर दूरी, यहाँ पे दूरी की मात्रा को कौन दर्शा रहा है? ये 5। मान लो कोई डेट है 25 दिसंबर 2021, तो ये भी एक नंबर ही है या संख्या ही है। मान लो कोई पूछे समय कितना हो रहा है और कोई कह दे कि 12 बज रहा है, तो ये 12 भी संख्या ही है। तो संख्या का इस्तेमाल समय, दूरी, तारीख, वस्तु की मात्रा या फिर किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, और वो अपने गांव में जाता है किसी मिठाई की दुकान पे और पूछता है कि भैया ये केक कैसे है, और उसे दुकानदार बोलता है कि 500 रुपये का 1 किलो केक मिलेगा। वही दूसरा स्टूडेंट है श्याम, वो भी जाता है अपने गांव के किसी मिठाई या फिर केक की दुकान पे और पूछता है भैया केक कैसे है, और दुकानदार उसे बोलता है कि
500 रुपये का 1 पाउंड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राम जिस दुकानदार से केक खरीद रहा है वो उसे 500 रुपये का 1 पाउंड दे रहा है। यहाँ पे केक को किस में नापा गया है? पाउंड में। वहीं जो श्याम खरीद रहा है जिस दुकानदार से केक, उसे मिल रहा है 500 रुपये का 1 किलो। तो यहाँ पर केक ही है लेकिन अलग अलग दोनों पैरामीटर पे मिल रहे हैं, मतलब दोनों को मापने का जो तरीका है अलग है। एक जगह किलो के हिसाब से बिक रहा है तो दूसरी जगह पाउंड के हिसाब से बिक रहा है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई लड़का गांव में रहता है और उसके यहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री होती है कट्ठा में या फिर बीघा में। वहीं शहर में ज़मीन की खरीद बिक्री होती है वर्ग मीटर में, हेक्टेयर में या फिर एकड़ में। एक तीसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो रुपया चलता है या फिर करेंसी पैसा, उसे रुपया कहते हैं, लेकिन बाहर के बहुत सारे देशों में जो रुपया चलता है उसे डॉलर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर जगह इसको नापने का तरीका अलग है, इसे ही संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पर हम लोग संख्या पद्धति में आज मेनली 2 तरह के संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो भारतीय नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नंबर सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम से अलग कैसे है। तो सबसे पहले भारतीय नंबर सिस्टम को देखते हैं। भारतीय नंबर सिस्टम में जो काउंटिंग या फिर गिनती करते हैं वो कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में काउंटिंग कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। अब देखते हैं कि भारतीय नंबर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में अंतर कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 10,000 यहाँ भी है। अंतर कहाँ से आता है? यहाँ से। भारतीय नंबर सिस्टम में जिसे 1 लाख कहते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 100,000 कहते हैं। और उसके बाद देखिए गिनती एकदम अलग हो गई है। भारतीय नंबर सिस्टम के 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 1 मिलियन कहते हैं। वहीं भारतीय नंबर सिस्टम के 1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 10 मिलियन कहते हैं। वहीं भारतीय नंबर सिस्टम के 10 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 100 मिलियन कहते हैं। वहीं भारतीय नंबर सिस्टम में 1 अरब को अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में 1 बिलियन कहते हैं। तो ये अंतर था हमारे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में। साथ ही साथ हमने देखा कि भारतीय नंबर सिस्टम में काउंटिंग कैसे करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में काउंटिंग कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है अंक किसे कहते हैं, संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, या फिर संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति के हमने 2 प्रकार पढ़े, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। हमने भारतीय संख्या पद्धति में काउंटिंग कैसे होता है वो पढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में काउंटिंग कैसे होता है वो पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि भारतीय संख्या पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति से अंतर कैसे है। अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है अलग अलग तरह की संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इस तरह की बहुत सारी संख्या हैं जिसे हम संख्या के प्रकार में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली संख्या जो पढ़ेंगे संख्या के प्रकार में वो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आप अपने हाथ की उंगलियां गिनकर बताओ कि आपके एक हाथ में कितनी उंगली है, तो आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5।
तो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से। तो वही प्राकृतिक संख्या है, जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट हो ना, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो 5। तो 5 क्या प्राकृतिक संख्या है? क्या ये 1 के बाद आता है गिनती में? 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये प्राकृतिक संख्या है। 7 प्राकृतिक संख्या है क्या? हाँ, 7 भी प्राकृतिक संख्या हो, क्योंकि 5 के बाद 6 7 आएगा। 500 प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो जब हम 1 से लेकर काउंटिंग करते जाएंगे तो 200 300 400 500, ये 499, मतलब 498 499 500 ऐसे आ जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या है। अब अगला है 0। 0 प्राकृतिक संख्या है क्या? तो हमने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं हैं जिनकी काउंटिंग या फिर गिनती 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 0 कहाँ आएगा? वो तो इसके पहले ही आता है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। संख्या के प्रकार में अगली जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक जाएंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या और 0 को अगर हम मिला दें तो जो संख्या बनेगी वही ही पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से कौन पूर्ण संख्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है -5। -5 पूर्ण संख्या है क्या? चेक करते हैं। हालांकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट ही होता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। 6/7। 6/7 पूर्ण संख्या है क्या? इसका वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है क्या? तो हाँ, हालांकि पूर्ण संख्या स्टार्ट ही 0 से होता है, तो 0 पूर्ण संख्या है। 1 लाख पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाता है, उसमें कहीं ना कहीं 1 लाख आ जाएगा, इसलिए 1 लाख भी पूर्ण संख्या है। अगली जो संख्या है संख्या के प्रकार में, वो है पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स, होल संख्या या फिर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का निगेटिव, ये देखिए, ये हो गया निगेटिव ऑफ प्राकृतिक संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक या फिर निगेटिव संख्या प्राकृतिक का मतलब निगेटिव ऑफ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के कलेक्शन या समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? हो सकता है -∞, मतलब माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जाए, और इसमें सारी संख्याएं नेगेटिव की आ जाएंगी जो पूर्ण अंक होंगी। पूर्ण अंक मतलब -3 -4 -2 0 1 2 3 4 5, इस तरह की संख्याएं पूर्णांक कहलाएगी। तो एक उदाहरण के द्वारा पूर्णांक को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्णांक है? तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है 0.67। तो पूर्णांक में क्या होता है कि वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे -2 हो सकता है, पूर्ण है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। ये पूर्ण है, कोई दशमलव वगैरह नहीं है इसके बाद, तो ये पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं है। 8 पूर्णांक है क्या? तो 8, 3 को अगर बढ़ाएंगे आगे तो 4 5 6 7 8
9 10 ऐसे लेकर अनंत तक जाएंगे, तो ये पूर्णांक है। -6 पूर्णांक है क्या, देखते हैं। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो -4 -5 -6 आ जाएगा, तो ये भी पूर्णांक है। 0 पूर्णांक है क्या, तो ये देख लीजिए 0 पूर्णांक है। संख्या के प्रकार में अगली जो संख्या है सम संख्या या फिर इवन नंबर, और उसके बाद है विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। तो सम संख्या या फिर इवन नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, या फिर जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो या डिविजिबल हो, उसे इवन नंबर या फिर सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, जब आप 2 से इन संख्याओं में भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो 0 आएगा। उसी तरह विषम संख्या किसे कहते हैं या फिर ऑड नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे शेषफल 1 बचे, या फिर जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 इसका। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं 17 क्या है, 17 सम है या विषम है, तो 2 से 17 में भाग देंगे, कितना बार मिलेगा, 2 8 16, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बचा, 1, इसलिए ये विषम संख्या है। 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगा है, इसलिए ये विषम संख्या है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 26, इसमें 2 से भाग देते हैं, पहले 2 से एक बार में लग जाएगा, 2 1 जा 2, हाथ में 0, और ये फिर 6 यहाँ पे लिख देंगे, कितनी बार मिलेगा, 2 3 6, 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे शेषफल कितना है, 0, मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए 26 सम संख्या होगा। अगली जो संख्या है संख्या के प्रकार में, वो है परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते किसे हैं, तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। p/q के रूप में लिखा जा सके और q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और उसके साथ p और q पूर्णांक हो। जैसे उसका एग्जाम्पल हो जाता है 0 1 5/6 -7/5 और ये 0.6। अब किसी को डाउट हो सकता है कि 0.6 को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, इसको दशमलव को हटा देंगे और नीचे 10 लिख देंगे। यहाँ पर p का वैल्यू हो जाएगा 6 और q का वैल्यू हो जाएगा 10। तो देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं और q का वैल्यू 0 नहीं है, साथ ही साथ p/q के फॉर्म में ये लिखा भी जा सकता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम 2.33। तो 2.33 क्या परिमेय संख्या है, तो ध्यान देंगे अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखिए 3 और उसके ऊपर एक हमने लाइन खींच रखा है, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम 7/3 लिख सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देखना, इसका वैल्यू कुछ ऐसा ही आएगा, ये चलता जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगली जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। तो
अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो। हमने इससे पहले देखा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, √2, √3, 1.414283451234। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद जो संख्या है ना वो रिपीट नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा 2.33, तो यहाँ पर क्या था कि 2 के बाद 3 रिपीट हो रहा था इनफाइनाइट टाइम, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 4 1 4 जो मन है वो आ गया, तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार में जो अगली संख्या है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनमें बस एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 में किससे भाग लगेगा? बस 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। इसी तरह 3 में भी बस 3 से लगेगा और 1 से लगेगा। इसी तरह 5 में भी 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। 7 में भी 1 से भाग लगेगा और 7 से लगेगा। वहीं भाज्य संख्या किसे कहते हैं या फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिनमें बस एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग लग जाए। अभाज्य संख्या में बस एक और स्वयं से भाग लगना था, लेकिन भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और भी संख्या होगा जिससे भाग लग जाएगा। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, 4 में किससे भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। तो यहाँ पे 1 और 4 के अलावा भी एक संख्या है 2 जिससे भाग लग रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। 15 भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य? तो सबसे पहले देखेंगे कि 15 में किसकी सबसे भाग लग जाएगा। पंद्रह भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य? तो सबसे पहले देखेंगे 15 में किसकी से भाग लग जाएगा। 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 15 से लग जाएगा। तो 1 और 15 से तो भाग लग ही जाएगा, इसके साथ साथ 3 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी। तो 15 में 1 और खुद के अलावा 2 और ऐसी संख्याएं हैं 3 और 5 जिनसे भाग लग रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, एक नोट है जो आप याद करके रख लेना, वो है कि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। उसका रीजन क्या है? तो जो भाज्य संख्या होती है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जो भाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 15 ही हो गया, तो इसमें भाग किस से लग रहा था? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल हो गए 4, जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक, तो भाज्य संख्या के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होते हैं, जबकि अभाज्य संख्या के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होते हैं। जैसे अब 7 ले लीजिए, 1 और 7 से भाग लगेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 2। वहीं 1 के अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब
किन किन संख्या से भाग लग जाएगा। तो 15 में 1 से भाग लग रहा था, 3 से भाग लग रहा था, 5 से लग रहा था और 15 से लग रहा था। वहीं 7 में 1 से भाग लग जाता है और 7 से भाग लग जाता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हो गए। 1 में किससे भाग लगेगा, 1 से। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, बस 1 ही होंगे। अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या 2 होने चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या में एग्जैक्टली 2 संख्या से भाग लग जाना चाहिए। वहीं भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा संख्या से भाग लग जाना चाहिए, लेकिन 1 में बस 1 ही संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब संख्या और संख्या पद्धति में 2 मान होते हैं बेसिकली, एक होते हैं जातीय मान और एक होते हैं स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम जातीय मान पढ़ने की और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जातीय मान जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं या फिर हिंदी में उसका नाम अंकीय मान भी है। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय या अंकीय मान वह अंक खुद होता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि संख्या दिया हुआ है 7, 8, 9, 5 और आपको कहा गया कि 9 का अंकीय मान या फिर जातीय मान या फिर फेस वैल्यू क्या होगा। तो डेफिनेशन पढ़िए, किसी अंक का जातीय या अंकीय मान वह अंक खुद होता है। तो 9 का अंकीय मान वो संख्या अंक खुद होगा। उसी तरह 9, 6, 4, 3 में 3 का अंकीय मान वो अंक ही उसका अंकीय या जातीय मान होगा। उसी तरह 1, 2, 5, 4 में 5, 6 में 1 का अंकीय मान 1 ही होगा। अब संख्या और संख्या पद्धति का आखिरी टॉपिक है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी संख्या में किसी अंक का उस संख्या में स्थान कितना है या फिर उस संख्या में उस अंक की प्लेस वैल्यू कितनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, 9, 3, 6, 5 और मेरे से पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 कौन से पोजीशन पे है, इकाई पे ही है। तो 5 गुने 1 ये इकाई को दर्शाता है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 9, 3, 6, 5 में 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। उसी तरह अगर हमसे पूछ दे कोई 9, 3, 6, 5 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि उस स्थान की वैल्यू कितनी है। तो इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, तो 6 से 10 में गुना कर देंगे तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60। वहीं अगर 9, 3, 6, 5 दिया हुआ है और कोई पूछ दे 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 9 में 1000 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 9000। तो ये 9000 ही 9 का 9, 3, 6, 5 में स्थानीय मान है। तो हमने एक एक करके सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी बच्चे या फिर स्टूडेंट्स को नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सिमुलतला या फिर इस तरह के किसी भी विद्यालय की तैयारी करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे नीचे दिए गए ही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और बोल दीजिएगा मेरे को कि सर मेरे को ऑनलाइन लाइव क्लासेस करनी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय की तैयारी करवा दूंगा। थैंक यू।